कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करें अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, माय नेम इज योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं YJ सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयलर लाइट अप प्रोसीजर के ऊपर, जो कि बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स किए थे। तो आज हम लोग उस टॉपिक को लेकर के आए हैं और इसमें आपको लास्ट एंड तक बने रहना है ताकि आपको लाइट अप में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? हम लोग का सबसे मेन बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वीडियो को आप लोग पूरा तक देखते नहीं हो, इसलिए आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। क्लियर है? तो चलिए आज हमारा जो क्लासेस है बॉयलर लाइट अप प्रोसीजर, उसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर हम लोग कैसे कैसे प्रोसेस को अपनाते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ लाइट अप होता है, कैसे कहाँ पर सेफ्टी हमको ध्यान में देना है, तो इन सभी चीज़ के बारे से हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉयलर लाइट अप एंड प्रेशराइजेशन, मतलब लाइट अप करना और उसको कैसे प्रेशर में लाते हैं और इन सभी चीज में क्या क्या हमको चेक करने हैं, क्या एक्सटर्नल चेक करने हैं, इंटरनल चेक करने हैं, इन सभी चीज को एक एक करके देखते चलते हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्या क्या हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स रहेंगे। तो सबसे पहला रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ स्टार्टअप कौन से होंगे, या तो वो कोल्ड स्टार्टअप है कि हॉट स्टार्टअप है। दूसरा है जनरल चेक्स, उसमें क्या क्या से चेकिंग पॉइंट रहेंगे। तीसरा है एक्सटर्नल चेक्स। चौथा है प्रिकॉशन ड्यूरिंग बॉयलर लाइट अप, हमें क्या क्या चीज़ों के प्रिकॉशन करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट स्टेज ऑफ ब्रिंगिंग बॉयलर इनटू लोड, जब हम लोग लोड पे लेते हैं तो क्या क्या चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर बॉयलर लाइट अप, हमारा लाइट अप का प्रोसीजर क्या रहेगा। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ड्रम, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड स्टीम हेडर। जब भी हम लोग लाइट अप करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ड्रम, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर और स्टीम हेडर के ऊपर होता है। क्लियर है? तो इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइट अप। टाइप्स ऑफ लाइट अप या टाइप्स ऑफ स्टार्टअप जिसको बोला जाता है, जनरली ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कहलाएगा नॉर्मल या कोल्ड स्टार्टअप, जब हमारा बॉयलर ठंडी अवस्था में होगा, मिनिमम 16 घंटे से आगे होना चाहिए, आगे और बताऊंगा। दूसरा होता है हमारा हॉट स्टार्टअप, या जिसको हम लोग वार्म स्टार्टअप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? कोल्ड स्टार्टअप एंड वार्म स्टार्टअप या हॉट स्टार्टअप के नाम से जाना जाता है। अब जब फर्स्ट देखते हैं नॉर्मल स्टार्टअप या कोल्ड स्टार्टअप। कोल्ड स्टार्टअप क्या होगा? Boiler is considered in cold state when water temperature in a drum drop below 100 degrees centigrade. Maybe after about 16 hours of boiler shut down with the normal stopping procedure and without acceleration cooling. ठीक है, हम लोग कोल्ड स्टार्टअप कब बोलेंगे? जब हमारा बॉयलर 16 घंटा से ज़्यादा हो गया हो, शट डाउन किया हुआ, और साथ ही साथ ड्रम का टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर है वो हमारा, जिसको हम जनरली मेटल टेम्परेचर बोलते हैं, वो हमारा बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब हम लोग उसको कोल्ड स्टार्टअप बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हॉट स्टार्टअप। हॉट स्टार्टअप में क्या रहेगा? व्हेन बॉयलर इज शट डाउन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अप टू 8 आवर्स एंड अंडर नॉर्मल कूलिंग डाउन विद द क्लोज वाल्व एट स्टीम आउटलेट। अदर है ड्रम प्रेशर इज हायर देन अ प्रेशर एट विच ड्रम वेंट आर ओपन। अगर हमारा बॉयलर 8 घंटा से कम समय हुआ है, अगर उसको बंद हुए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हॉट स्टार्टअप करना, मतलब जैसे ही बंद किए हैं थोड़ा देर बाद फिर से उसको लाइट अप कर देना। दैट्स कॉल्ड हॉट स्टार्टअप या वार्म स्टार्टअप के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल चेक, हम लोग बॉयलर को लाइट अप करने से पहले डिफरेंट टाइप के चेकिंग करनी पड़ती है। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं उनको एक एक करके विस्तार से समझते चलते हैं। फर्स्ट आता है आपका ऑल वर्क परमिट आर क्लियर एंड मेन मटेरियल टूल एंड टैकल्स आर रिमूव्ड। सभी वर्क परमिट मतलब कि मैकेनिकल परमिट,
प्रोसेस परमिट, इलेक्ट्रिकल परमिट, इंस्ट्रूमेंट परमिट, है ना, ये सभी परमिट क्या होना चाहिए हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब सभी जगह से हमको क्लियरेंस मिलनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद जितने भी हमारे टूल टैकल्स एंड मटेरियल जो भी बॉयलर के मेंटेनेंस वर्क में लगे थे वो सभी हमारे क्या होने चाहिए, रिमूव होनी चाहिए। ये फर्स्ट है। सेकेंड आता है सफिशिएंट स्टॉक ऑफ डीएम वाटर, लाइट ऑयल, फ्यूल ऑयल, कोल, केमिकल etc। आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट में क्या होने चाहिए, फ्यूल होनी चाहिए, ऑयल होनी चाहिए, अगर आपका कोल फायर्ड बर्नर है तो चारकोल होनी चाहिए, डीजल होनी चाहिए, पेट्रोल जो आप यूज करते हो मतलब जलाने के लिए, अगर वो कोई क्या बोलते हैं गैस फायर्ड बॉयलर है तो गैस अवेलेबल होनी चाहिए, अगर कोल फायर्ड है तो कोल अवेलेबल होनी चाहिए, डीएम वाटर अवेलेबल होनी चाहिए, और फर्नेस ऑयल है तो फर्नेस ऑयल अवेलेबल होनी चाहिए, या हस्क का यूज करें तो हस्क अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब अमाउंट ऑफ फ्यूल आपके पास में पूरे स्टॉक में होनी चाहिए। तीसरा है करेक्ट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रोल लूप बोथ ऑन मैनुअल एंड ऑटो। हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सभी प्रॉपर वर्क करने चाहिए। ये नहीं कि लाइट अप करने जा रहे हो और ऑक्सीजन मॉनिटर नहीं दिखा रहा है, या ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिखा रहा है, या कहीं का फर्नेस का ड्राफ्ट नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। सभी पैरामीटर पूरी तरीके से काम करना चाहिए और सभी का रीडिंग एक्चुअल होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी पंप हैं वो आपके मैनुअल में भी ऑन हो सके और ऑटो में भी ऑन हो सके, ये सभी परमिट्स और सभी इंटरलॉक्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऑल सेफ्टी इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड हेल्दी। सभी इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन जो होते हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। मतलब कि प्रोटेक्शन और इंटरलॉक इन दोनों के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया, जाकर के देख लेना क्या होता है। तो इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन दोनों हमारे हेल्दी होने चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर एट द स्ट्रेटेजिक पॉइंट एट द फायर हाइड्रेंट एंड फायर फाइटिंग सिस्टम आर ओके एंड अवेलेबल। जिस भी जगह पर आप लाइट अप कर रहे हो वहां पर आसपास के एरिया में क्या होनी चाहिए, हमारे पास फायर हाइड्रेंट का लाइन होना चाहिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग ऑल पर्पस वाले का उपयोग कर सकते हैं। ऑल पर्पस फायर एक्सटिंग्विशर जो कि ABCD मतलब कि ऑल सभी प्रकार के फायर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी में भी हम उसको बुझाने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है। फायर हाइड्रेंट होनी चाहिए, फायर फाइटिंग लाइन होनी चाहिए, उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, अपने पास में अवेलेबल होनी चाहिए। ये तो हो गया जनरल चेकिंग। इसके बाद देखते हैं हमारे पास में एक्सटर्नल चेकिंग हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बॉयलर में जो एक्सटर्नल चेकिंग होता है जनरली वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला आता है हमारा एक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम, ठीक है, जो कि आपका ACW वगैरह से जो पानी आता है, जितने जगह से हमको पानी की सप्लाई चाहिए बॉयलर में, वो सारे एक्सिलरीज, जैसे कि हम लोग को ID फैन के लिए भी अगर कूलिंग के लिए पानी भेजना है, बैरिंग कूलिंग के लिए, तो वो सभी पानी हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ जितने भी यूसील वगैरह ड्रेन करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, पर्पस करते हैं, वो सभी के लिए पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा आता है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। जितने भी न्यूमेटिक वाल्व हैं वो सभी हमारे किसके थ्रू चलेंगे, तो कंप्रेस्ड एयर प्रेशर के थ्रू ही चलेगा। तो आपके पास कंप्रेस्ड एयर सिस्टम होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस एयर या इंस्ट्रूमेंट एयर के नाम से जाना जाता है। दो चीजें, इंस्ट्रूमेंट एयर हमेशा ड्राई रहेगा, सर्विस एयर हमेशा मॉइस्चर परसेंट के साथ आता है। नेक्स्ट आता है हैवी फ्यूल ऑयल सिस्टम। जो भी आप हैवी फ्यूल अगर यूज कर रहे हो बॉयलर फर्नेस में, तो उसका भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, उसको आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट आता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड डीएम वाटर मेकअप सिस्टम। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मतलब कि आपका डीएम प्लांट ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए, साथ ही साथ डीएम प्लांट में डीएम वाटर की स्टोरेज होनी चाहिए ताकि हम बॉयलर को लाइट अप कर सकें। नेक्स्ट है कंडेंसेट सिस्टम। जितने भी आपके कंडेंसेट सिस्टम है बॉयलर में, वो सभी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है फीड वाटर सिस्टम।
जो कि बीएफपी से पानी जाना है तो आपके डिरेटर वगैरह सभी क्या होने चाहिए, लाइन में आने चाहिए। तो फीड वाटर सिस्टम को हमको पूरा चेक कर लेना है, सभी जगह से हर वॉल ओपन है नहीं है, क्लोज है, क्या है, कंडीशंस क्या है, इन सभी को आपको प्रॉपर मॉनिटर कर लेना है। प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट आता है फ्लाई एश हैंडलिंग सिस्टम एंड स्केलिंग ऑफ एस हॉपर मिक्सिंग, सीलिंग ऑफ एस हॉपर मिक्सिंग चैम्बर। जितने भी आपके एस हैंडलिंग सिस्टम है, सैलो है, ये रेडी है कि नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कोल हैंडलिंग प्लांट एंड फिलअप ऑफ कोल बंकर। कोल हैंडलिंग प्लांट में कोल अवेलेबल है कि नहीं है, कोल बंकर जो हमारा बॉयलर है उसमें बंकर में पूरा लेबल है कि नहीं है बॉयलर को लाइट अप करने के लिए, ये चेक कर लेना है। नेक्स्ट है इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन डोजिंग सिस्टम। जो भी आपके एलपी डोजिंग, एचपी डोजिंग सिस्टम है वो हेल्दी है कि नहीं है, उसमें प्रॉपर केमिकल है कि नहीं है, इन सभी चीज को आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट आता है बॉटम एज सिस्टम हॉपर एंड इट सीलिंग। बॉटम एज सिस्टम जो रहता है हमारे पास वो हैवियर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो हेल्दी है कि नहीं है उसको आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ ड्रम एंड इंटरनल्स। ड्रम एंड इंटरनल्स के पार्ट्स को आपको एक बार देख ही लेना चाहिए, जब बहुत दिनों बाद जब बॉयलर लाइट अप होता है तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक टेस्ट ऑफ बॉयलर। बॉयलर की जो हाइड्रो टेस्ट है वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये जो हाइड्रोलिक टेस्ट है इनके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, कितने केजी पे हाइड्रो टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द बॉयलर। पानी जब भर रहे हैं तो उसमें हम लोग को सभी चीज को देख लेना है, पानी वानी कहीं से लीकेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको हमको देखना है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वाटर टू मिनिमाइज वाटर साइड कोरोजन एंड डिपोजिशन। वाटर की जो क्वालिटी है उसको एक बार आपको चेक करा लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो वाटर जो पहले पड़ा हुआ है वो खराब हो गया हो, या उसका पीएच वैल्यू बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो इससे हमारा क्या हो सकता है, वाटर साइड जो कोरोजन है वो बढ़ सकता है। इसलिए उसको हमको क्या करना है, वहां से पूरे ड्रेन करके ही स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट लेवल ऑफ वाटर ड्रम। ड्रम लेवल हमारा परफेक्ट दिखाना चाहिए, ड्रम में अंदर में जो पानी रहेगा उसका लेवल हमें प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट है एयर एंड फ्लू गैस सिस्टम चार्ज विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर टू फर्निश बिटवीन 30 to 40% ऑफ रेटेड एयर फ्लो एट MCR। ठीक है, मतलब बॉयलर पे आपका जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, एयर की सप्लाई है, जनरली वो 30 to 40% रखा जाता है, ताकि अंदर में जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ गैस होगा या एक्यूमुलेशन ऑफ जो भी अनबर्न गैसेस होंगी वो सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट फर्नेस को पर्ज कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, 30 to 40% एयर को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है मेंटेन फर्नेस ड्राफ्ट अबाउट -7 mmWc। ठीक है, जब भी लाइट अप करते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव रखा जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा नेगेटिव रखोगे तो फिर आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो -7 mmWc लगभग सफिशियंट है हर बॉयलर के लिए। mmWc का मतलब होता है मिलीमीटर वाटर कॉलम, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है कीप ESP रैपिंग मोटर एंड हॉपर हीटर ऑन। जो ESP में रैपिंग मोटर होता है उसके हीटर को हमको क्या करना है, ऑन करके रखना है, ताकि उसका टेम्परेचर ड्रॉप ना हो और वो जल्दी से ESP को लाइन में लिया जा सके। नेक्स्ट है ओपन इको बाईपास वाल्व। बाईपास वाल्व को आपको ओपन करना है। नेक्स्ट है ओपन है कि नहीं, ये सब चीज को चेक करना है आपको, है ना। ऑल वेंट ऑन बॉयलर एंड सुपर हीटर एंड मेन स्टीम लाइन ड्रेन आर ओपन कंडीशन में होना चाहिए। बॉयलर को लाइट अप करते समय आपके कौन कौन से जितने भी वेंट हैं वो सारे ओपन रहेंगे। ठीक है, अगर आप पानी लेना चालू कर रहे हो तो इको के वेंट को फिर हमको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में मेन स्टीम लाइन का ड्रेन ओपन होनी है और सुपर हीटर ड्रेन हमारा ओपन रहना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल अदर बॉयलर लो पॉइंट ड्रेन इको वाटर वॉल रिंग हेडर IBD EBD ड्रेन्स आर क्लोज कंडीशन। ये सभी हमारे
क्लोज कंडीशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन एंड स्टार्टअप वेंट ओपन पार्शियली। इकोनोमाइजर का जो रिसर्कुलेशन लाइन होता है जो बॉयलर ड्रम से इकोनोमाइजर को कनेक्ट करता है वो हमारा क्या होनी चाहिए, ओपन कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे ड्रेन है, स्टार्टअप वेंट है, ये हमारे क्या होने चाहिए, पार्शियली ओपन होना चाहिए स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर गेन नहीं हो रहा है तो जा करके आप थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्ट ऑयल टेम्परेचर एट द बर्नर टू ऑब्टेन करेक्ट ऑयल विस्कोसिटी फॉर प्रॉपर ऑटोमाइजेशन एंड कंप्लीट कंबशन। अब जो ऑयल है जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि एक प्रकार से आपको बता दूं घी का क्या होता है, थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है। जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो वो पतला हो जाता है या थीन हो जाता है, कि जो एक निश्चित टेम्परेचर है ऑयल का उसको हमको बना करके रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऑयल की विस्कोसिटी प्रॉपर मेंटेन करेंगे तब जाके वो प्रॉपर ऑटोमाइज होगा। जैसे अगर हम लोग PCM अगर यूज करें तो उसके साथ में उसके विस्कोसिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टीम लाइन उस पर रैपिंग करके रखते हैं ताकि वो हमेशा गर्म रहे, ताकि जमे ना। ठीक है, चलिए अब ये तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिकॉशन। बॉयलर में लाइट अप करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस की आवश्यकता होगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट आता है ड्यूरिंग स्टार्टअप मेंटेन एयर फ्लो रिक्वायर्ड टू इंश्योर an air reach furnace atmosphere and prevent accumulation of explosion mixture to avoid risk of furnace explosion and inadequate damage to the boiler। जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी हम लाइट अप करते हैं तो एयर हमारा प्रॉपर वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। जब एयर से हम लोग फर्नेस को पर्ज करेंगे या नाइट्रोजन से फर्नेस को पर्ज कर देते हैं तो वहां पे जितने भी एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस जो भी हमारे बॉयलर को जो डिस्ट्रॉय कर सकता है वो सभी हमारा रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है बी श्योर दैट मेन फ्यूल एंड इग्निशन फ्यूल इनलेट वाल्व इन आइडल फ्यूल कंपार्टमेंट आर क्लोज टाइटली एंड देयर नॉट लीकेज। जिस भी फ्यूल से अगर आप लाइट अप कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि वो वाल्व हमारे फुल्ली क्लोज है कि नहीं है। नहीं है तो उसको सबसे पहले आपको क्लोज करना है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है जब लाइट अप करने जाएंगे तो हड़बड़ी में वो वाल्व ओपन रहने की वजह से अचानक से वहां पर एक्यूमुलेशन, गैस का एक्यूमुलेशन हो सकता है, LDO का एक्यूमुलेशन हो सकता है या किसी भी फ्यूल का एक्यूमुलेशन हो सकता है जो कि हमारे बॉयलर को क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। अचानक से बैकफायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए वहां पर ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट है was the fire so that the fuel may be shut off without delay if proper combustion is not maintained। अगर आपके बॉयलर को लाइट अप करने जा रहे हो और अगर प्रॉपर वहां पे लाइट अप नहीं हो रहा है और कंबसन नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो तुरंत उसको बंद करके फर्नेस को क्या करना है, पर्ज कर देना है। क्लियर है? फर्नेस को आपको पर्जिंग करना है। इफ द फायर आर लॉस्ट ट्रिप ऑल मेन एंड इग्निशन फ्यूल इमीडिएटली क्लोज ऑल ट्रिप एंड शट ऑफ वाल्व। सभी को बंद कर देना है। नेक्स्ट आता है पर्ज द फर्नेस फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। वही चीज जो मैंने बताया कि सभी चीज को बंद करके आपको फिर से फर्नेस को क्या करना है, पर्जिंग में डाल देना है। नेक्स्ट है फॉर लोकल फायरिंग ऑलवेज यूज द रिक्वायर्ड इग्निशन एनर्जी सोर्स व्हेन प्लेस एनी कोल मिल इन सर्विस। नेक्स्ट आता है इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वाटर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल टेम्परेचर बिटवीन द टॉप एंड बॉटम वाल्व। जो बॉयलर के टॉप एंड बॉटम वाल्व होता है उसमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे में 100 डिग्री है तो ऊपर में 140 डिग्री होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो रहा है मतलब ऊपर में आग ज़्यादा जल रहा है, आप ज़्यादा फ्यूल इग्नाइट कर रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर दिस इज द रेडली अचीव अ वेरिंग नंबर ऑफ ऑयल बर्नर्स।
ज़्यादा नंबर ऑफ बर्नर अगर आप एक साथ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा टॉप और बॉटम लेयर पर। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है सुपर हीटर मेटल टेम्परेचर राइज इंक्रीज इन live steam temperature when steam is taken from boiler for PRDS should be not exceed 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। ठीक है, जब भी हम लोग बॉयलर में स्टीम की टेम्परेचर को राइज करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको फिर हम लोग PRDS में क्या करने के लिए, लाइन को चार्ज करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी हम लोग बॉयलर को लाइट अप करेंगे, मीन्स ब्रिंगिंग बॉयलर ऑन लोड, मतलब बॉयलर को लोड में लेते समय हमें क्या चीज को ध्यान में रखना है। तो इसके 4 पॉइंट हैं। एक तो बॉयलर को लाइट अप में लेने से पहले, लेने के बाद, ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। वही चीज को यहाँ पे बोला गया है की पैरामीटर टू बी मेंटेन्ड आर टेम्परेचर। सबसे पहला आता है 4 स्टेजेस ऑफ बॉयलर टू बी ब्रिंग ऑन लोड। फर्स्ट आता है वार्मिंग अप बिफोर सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। दूसरा आता है वार्मिंग अप आफ्टर सर्कुलेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड, जब सर्कुलेशन पूरा नहीं हुआ है तब और हो गया है तब। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, ठीक है, टेम्परेचर के टर्म्स में बता रहा हूं। वार्मिंग अप बिफोर सर्कुलेशन ऑफ एस्टैब्लिश, जब हमारा पानी ट्यूब के अंदर बॉइल्ड होना चालू होता है उसके पहले टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए, और जैसे ही बॉइल्ड होना चालू होता है तो उसके बाद भी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत धीरे धीरे राइज करना। नेक्स्ट आता है स्टेज व्हेन स्टीम फ्लो फ्रॉम द बॉयलर इज हाई, जब हमारा बॉयलर से स्टीम फ्लो बढ़ना चालू हो जाएगा तो पर भी हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना है। नेक्स्ट आता है ब्रिंगिंग ऑन द बॉयलर ऑन लोड, जब हम लोग हेडर से कनेक्ट करते हैं या डायरेक्ट टरबाइन में लेना चालू करते हैं उस समय भी बॉयलर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस होते हैं, तो इस समय आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बॉयलर लाइट अप वार्मिंग अप बिफोर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के पहले हम बॉयलर को कैसे लाइट अप करते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइट अप द बॉयलर विथ 1 लोअर बर्नर। आपको हमेशा लोअर बर्नर से ही क्या करना पड़ेगा, लाइट अप करना पड़ेगा, ताकि बॉटम वॉल और टॉप वॉल दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा ना आए। क्लियर है? फर्स्ट। सेकेंड, मॉनिटर फ्लू गैस टेम्परेचर एंड फर्नेस टेम्परेचर। फ्लू गैस की टेम्परेचर एकदम ज़्यादा लास्ट में बढ़ना नहीं चाहिए इकोनोमाइजर साइड में, नहीं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंबशन जो होता है ना, वहाँ पे जलना चालू हो जाएगा तो आपके टेम्परेचर सुपर हीटर में तुरंत बढ़ जाएगा, तो वो दिक्कत है। नेक्स्ट है ये मॉनिटर आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक एडिशनल बर्नर व्हेन फर्नेस टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीज। अगर आपका फर्नेस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है या बहुत स्लो बढ़ रहा है, बहुत स्लो, जितना हमको चाहिए ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक और बर्नर को लेने की आवश्यकता है, लेकिन दोनों के फ्यूल को कम करके लेना है। जैसे कि एक फ्यूल में अगर आप 10 टन भेज रहे थे सप्लाई, मान के चलो कि 5 टन का फ्लो जा रहा था एक बर्नर से, तो एक बर्नर जो जल रहा है उसको क्या कर देंगे, 2.5 टन में ले आएंगे, और दूसरे बर्नर को लाइट अप लेके 2.5 टन में दोनों को फिर हम लोग चालू कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग इनिशियल फायरिंग पीरियोडिकल चेकिंग ऑफ द एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ द बॉयलर। अब सभी बॉयलर के कॉर्नर में देखना लगभग 30 से 32 एक्सपांशन पॉइंटर बने होते हैं, जैसे कि दिख रहा है। एक्सपांशन पॉइंटर जो है इसको चेक करना बहुत जरूरी है, कहीं एक साइड में ज्यादा एक्सपांशन या एक साइड में कम एक्सपांशन आएगा तो बॉयलर में ट्यूब लीकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो एक्सपांशन को हमको बहुत ध्यान में रख के हमको लाइट अप करनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक एफओ गन इनटू सर्विस वंस द इग्निशन टेम्परेचर इन फर्नेस इज अवेलेबल and A4 temperature greater than 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट बर्नर आर achieved।
अगर बर्नर के द्वारा हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर राइज कर लिए हैं, तब जाके FO मतलब कि फर्नेस ऑयल को क्या कर सकते हैं, वहां पे जलाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है इंश्योर कंट्रोल्ड फायरिंग टू कीप द मैक्सिमम परमिसिबल फर्नेस ड्राफ्ट एंड मिनिमम एग्जिट गैस टेम्परेचर बिलो 440 डिग्री सेंटीग्रेड till steam flow is established until adequate flow is established through the superheater। मीन्स आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि कंट्रोल्ड फायरिंग टू कीप द मैक्सिमम परमिसिबल फर्नेस टेम्परेचर, आउटलेट जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो 540 डिग्री से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस फेज टेम्परेचर ऑफ बॉयलर ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस फेज में हमारे बॉयलर की जो ट्यूब हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि एक बॉयलर का एक जो बोलते हैं ना लिमिट है ना, जैसे हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, एक स्पीड के बाद वहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशन आता है जिसको हम लोग क्रिटिकल लिमिट बोलते हैं। वैसी टाइप से यहाँ पर बॉयलर का भी एक क्रिटिकल लिमिट रहेगा, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, इस फेज में हमारे टेम्परेचर जो है बॉयलर ट्यूब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी फट सकता है, कभी ओवरहीट हो सकता है, कुछ और भी बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। सो टेक फ्यू ऑयल बर्निंग until circulation is established, as there is the risk of local overheating in region of the pockets of trapped steam and the serious even heating hunting between the adjacent tube। मतलब क्या होता है, जब हमारा बॉयलर में पानी ट्यूब के अंदर जब बॉइल्ड होना चालू होगा या स्टीम में कन्वर्ट होना चालू होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, बॉयलर में ट्यूब में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा। वाइब्रेशन तो आएगा ही, लेकिन कहीं पर अगर स्टीम ट्रैप हो गया है, रुक गया है, तो हो सकता है वो अचानक से खुलेगा, जिसकी वजह से झटके लग सकते हैं और जितने भी ज्वाइंट है या एक्सपांसन ज्वाइंट है वहाँ पर टूटने के चांसेस हो सकते हैं। या जो एयर ट्रैप्ड होता है वो कभी कभी ब्लास्ट कर जाता है, तो उसमें एयर पिटिंग होने की वजह से ट्यूब लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वार्मिंग अप आफ्टर सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। ये तो पहले की बात है। अब आफ्टर सर्कुलेशन, जब हमारा स्टीम बनना पूरा चालू हो जाए, उसके बाद हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो वार्मिंग करने के लिए याद रखना, while the boiler is bringing brought up to the pressure, ensure gradual heating and drain adequate through all steam pipe for the bringing by operating या opening all drain valve and bypass। जितने भी हमारे ड्रेन वॉल्व्स हैं उन सभी चीज को अब हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा स्टीम निकलना चालू होगा, तो उसको क्रैक करते जाना है धीरे धीरे। नेक्स्ट है इंश्योर रेट ऑफ प्रेशर राइज एंड स्टीम टेम्परेचर राइज विद इन द लिमिट एज पर द स्टार्टअप कर्व। हर बॉयलर का एक स्टार्टअप कर्व होता है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर को कैसे हम लोग को राइज करते जाना है, इसका हर एक बॉयलर का अलग अलग कर्व होता है, अलग अलग ग्राफ होता है। तो उसको आपको देख लेना है कि आपके बॉयलर का क्या सिनेरियो है। नेक्स्ट है इंश्योर कंबशन एयर प्रेशर इज मेंटेन एंड फ्लो ऑफ कंबशन एयर टू फर्नेस इज सफिशिएंट। फर्नेस पर हमारा एयर की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, इसको आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट है मतलब ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब गैस जला रहे हो तो O2 3% तक मैक्सिमम, अगर कोल जला रहे हो तो 4% तक मैक्सिमम होनी चाहिए, O2%। नेक्स्ट है हैव सफिशिएंट फ्लो थ्रू द सुपर हीटर। सुपर हीटर के थ्रू हमारा क्या आना चाहिए, स्टीम प्रॉपर आनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन द ड्रम लेवल एट जीरो लेवल। जीरो लेवल हम लोग किसको बोलते हैं, मान के चलते हैं कि ये ड्रम है, तो ड्रम का बीच वाला भाग ये रहता है हमारा जीरो, तो जीरो से थोड़ा नीचे तक चल जाएगा, मीन्स कि 40% तक आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टार्टअप बिफोर देयर इज स्टीम फ्लो थ्रू द एवरी ट्यूब द फ्लू गैस टेम्परेचर entering the superheater section must be controlled to limit superheater metal temperature
to safe value, it is the being solved by the removal of all water from such tube and total steam flow equal to or greater than 10% of rated steam flow. ठीक है, 10% आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टीम फ्लो होनी चाहिए रेटेड स्टीम फ्लो से। ठीक है, 10% आपको ज्यादा रखना है। नेक्स्ट है वार्मिंग अप आफ्टर सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, उसी के आगे का पॉइंट है। नेक्स्ट है ओपन स्टार्टअप वेंट वाल्व अबाउट 15 to 20% to provide steam flow through the superheater and simultaneously allow controlled rise of boiler pressure। बॉयलर प्रेशर बहुत जल्दी राइज ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, और सुपर हीटर में सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर देंगे, स्टार्टअप वेंट को ओपन करके रखा जाता है। यही चीज को पूछते हैं स्टार्टअप वेंट को ओपन क्यों रखा जाता है, तो हमारा सुपर हीटर में स्टीम की फ्लो को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो ज्यादा ओवरहीट ना हो। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है क्लोज इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व व्हेन फीड वाटर सप्लाई टू द बॉयलर एस्टैब्लिश। जब हमारा फीड वाटर सप्लाई एस्टैब्लिश हो जाए, पूरी तरीके से चालू हो जाए, तो रिसर्कुलेशन वाल्व को हमको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट है ए ड्रम प्रेशर रीच अबाउट 2 to 4 kg per centimeter square, close drum superheater and desuperheater vent, close superheater heater drain valve when drum pressure is around 15 kg per centimeter after taking HP bypass into the service। जब हम लोग 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है तो क्या करते हैं, बॉयलर ड्रम का बाईपास को बंद कर देते हैं और 2 से 4 kg में हम लोग का वेंट को बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, HP बाईपास को सर्विस में ले लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्लोज स्टार्टअप वेंट वाल्व इफ ओपन। जब हमारा प्रेशर आ जाएगा तो चाहे तो हम लोग इसको लोड लेते समय भी करते हैं कई जगह पर, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर में इसको क्लोज करना होता है जब प्रेशर और टेम्परेचर आ जाएगा तो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारा बॉयलर पूरी तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर में आ जाता है तो धीरे धीरे स्टार्टअप वेंट को क्लोज करते चलते हैं और फिर हम लोग बॉयलर को लाइन में लेना चालू करते हैं। क्लियर है। बॉयलर को लाइन में लेना चालू करना मतलब कि स्टीम को हेडर में भेजना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है at 10 to 12 kg per centimeter square pressure, water valve drain should be operated of 30 to 60 second each line after killing of the fire, drum level to be monitored and maintained more carefully। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार सभी पीबीडी को 30 या 60 सेकेंड्स के लिए आपको एक एक कर करके ओपन कर करके फ्लश कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है at a drum pressure of about 10 to 15 kg per centimeter square, open MS valve to allow line heating। MS मतलब कि मेन स्टीम लाइन। ठीक है। जब हमारा 10 से 15 kg आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, मेन स्टीम लाइन को चार्ज कर देंगे बाईपास के थ्रू, ताकि वो हीटिंग होता रहे और उसका जो ड्रेन पॉइंट रहेगा आपके मेन स्टीम ड्रेन लाइन को ओपन करके रखेंगे ताकि वो हीटिंग जा करके हीट होता रहे और वहां से स्टीम रिलीज होता रहे। 15 to 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जब आ जाएगा तो आप एक्सिलरीज जितने भी आपके HP हीटर LP हीटर हैं वो सभी को आपको लाइन में ले लेना है। स्टेज व्हेन स्टीम फ्लो फ्रॉम द बॉयलर इज हाई ड्यूरिंग टरबाइन रनअप। जब हम लोग टरबाइन को रोलिंग करते हैं तो उस समय हमारा क्या होगा, स्टीम की कंजप्शन बढ़ना चालू होता है। तो जो प्रेशर बढ़ रहा था वो अब धीरे से कम हो जाएगा, लेकिन स्टीम की फ्लो हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। उस समय हमें क्या करना है, स्लोली चार्ज MS लाइन अप टू द टरबाइन स्टॉप वाल्व आफ्टर ओपनिंग ड्रेन्स। ठीक है। क्या करना है आपको, MS लाइन को, मेन स्टीम लाइन को स्लोली चार्ज करते जाना है और टरबाइन में उधर ERV को ओपन करते करते उन लोग क्या करेंगे, चार्ज क्या बोलते हैं, रोलिंग करना चालू करेंगे। इंश्योर द स्टीम टेम्परेचर मस्ट मैच टरबाइन केसिंग मेटल टेम्परेचर, मतलब कि टरबाइन का जो डिजाइन टेम्परेचर है जो कि स्टीम की टेम्परेचर से ही मैच कराते हैं, तो जितना डिजाइन टेम्परेचर रहेगा टरबाइन का उतने ही टेम्परेचर हमको भेजना है। नेक्स्ट है कंट्रोल सुपर हीटर ट्यूब मेटल टेम्परेचर बाय प्रॉपर स्प्रे।
जो हम लोग टेम्परेचर पे स्प्रे करते हैं वो एक्चुअल में सुपर हीटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो टेम्परेचर पे प्रॉपर हम लोग को क्या करना चाहिए, वाटर स्प्रे को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग द बॉयलर ऑन लोड। जब लोड पे आ जाए पूरी तरीके से तब क्या क्या देखना है, तो कंट्रोल सुपर हीटर ट्यूब टेम्परेचर, जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर पे हमको पानी का स्प्रे करना होता है, ठीक है, टेम्परेचर पे पानी का स्प्रे करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन कोल मिल स्टार्ट टू टेक ओवर फ्रॉम द ऑयल बर्नर, इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लेम एंड इंटीग्रिटी ऑफ इग्निशन। मतलब जब आपको ऑयल बर्नर को टेक ओवर करना है, दूसरे मिल जो भी आप पीएफ बॉयलर चला रहे हो या जो भी आप बॉयलर चला रहे हो, तो ऑयल बर्नर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे गैस फायर बोला तो गैस डाल दी, तो गैस चालू हो गया, उसके बाद में आप ऑयल बर्नर को बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीव सम और ऑल ऑयल बर्नर इन सर्विस टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ इग्निशन। जब हमारा पूरी तरीके से जैसे कोल है तो कोल पूरा जलना चालू हो गया, तो वहां से फिर ऑयल बर्नर को हम लोग आसानी से बाहर रिमूव कर सकते हैं, और ये इंश्योर भी कर लेना है कि पूरा बाहर आया है कि नहीं आया, नहीं तो वहीं जल जाएगा वो। नेक्स्ट है स्मूथली मेंटेन ड्रम मेटल टेम्परेचर एंड ऑफ ड्रम वाटर लेवल। ठीक है, स्मूथली आपको क्या करना है, ड्रम का मेटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और उसको आपको मेंटेन करना है प्रॉपर पानी भेज के। नेक्स्ट है व्हेन मेन स्टीम टेम्परेचर एट बॉयलर आउटलेट इज एडुक्वेट एट लीस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द हाईएस्ट टर्बाइन केसिंग टेम्परेचर, मेन स्टीम लाइन इज वार्म अप प्रॉपरली ड्रेन, टर्बाइन स्टार्टअप वेंट कैन बी रीस्टोर्ड। ठीक है, आपको जो टेम्परेचर है टर्बाइन केसिंग का वो पॉजिटिव नेगेटिव में 5% दिया जाता है, 5 डिग्री का रहता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है और हमेशा 50 डिग्री कम पर ही भेजा जाएगा इसको, ताकि वो थोड़ा मेंटेन। जब हम लोग बॉयलर को लाइट अप करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है जिसको हमको ध्यान में देना पड़ता है। जैसे बॉयलर में जब भी लाइट अप करते हैं तो सेफ्टी ड्यूरिंग बॉयलर लाइट अप सबसे पहला हम लोग देखते हैं ड्रम, स्टीम ड्रम को ध्यान में रखा जाएगा ताकि इस पर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल में कहीं पे कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर इसका सीलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, गेज प्रेशर लगा है कि नहीं, प्रेशर गेज लगा है कि नहीं, गेज ग्लास सही है कि नहीं है, सभी लाइनअप है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर कहीं ओवरहीट तो नहीं हो गया है, या इकोनोमाइजर में कहीं ड्रेनेज लीकेज तो नहीं है, या उसके वेंट तो ओपन नहीं हो गए, इन सभी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ सुपर हीटर, सुपर हीटर में कहीं अचानक से ओवर हीटिंग की वजह से कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, सुपर हीटर में प्रॉपर स्टीमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टीम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ स्टीम हेडर, जो हेडर है ऊपर में जो फाइनल सुपर हीटर हेडर होता है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट है कि नहीं है, एनआरबी प्रॉपर वहाँ पर फिक्स है कि नहीं है, एनआरबी से पासिंग तो नहीं है, उसका सैंपल कूलिंग लाइन वाला जो है वो सही है कि नहीं है, प्रेशर गेज सही लगा है कि नहीं लगा है, सेफ्टी वाल्व प्रॉपर बैठा है कि नहीं बैठा है, और स्टार्टअप वेंट प्रॉपर बंद हुआ है कि नहीं, इन सभी चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ फर्नेस, फर्नेस में कहीं पर कोई एक्सप्लोजन तो नहीं हुआ है, कहीं बैकफायर तो नहीं हुआ है, कहीं पर कोई मेन होल तो ओपन नहीं हो गया है, फर्नेस में कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं हो गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको, जब भी हम लोग बॉयलर को लाइट अप करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको और भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकली रूप से ध्यान देना पड़ता है। जैसे सबसे पहला आता है ड्रम मेटल टेम्परेचर इंक्रीज नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ड्रम का मेटल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए पर मिनट, है ना। सेकेंड है ड्रम टॉप एंड बॉटम मेटल टेम्परेचर डिफरेंस नॉट टू बी एक्सीड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मेटल टेम्परेचर ऊपर और नीचे का बढ़ना नहीं चाहिए, बहुत अनइवन नहीं बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है रेट ऑफ राइज ऑफ वाटर टेम्परेचर नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। जो वाटर का टेम्परेचर है, किसका, रेट ऑफ वाटर टेम्परेचर
वो 2 डिग्री पर सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए पर मिनट, जो पानी का टेम्परेचर है वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ राइज ऑफ एमएस टेम्परेचर व्हेन टॉकिंग स्टीम फ्रॉम बॉयलर नॉट एक्सीड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मेन स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कितना 4 डिग्री पर सेंटीमीटर 4 डिग्री पर मिनट से ज़्यादा राइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ड्रम का मेटल टेम्परेचर 1.5, टॉप एंड बॉटम का डिफरेंस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का टेम्परेचर 2 डिग्री पर मिनट और स्टीम का टेम्परेचर 4 डिग्री पर मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। टेम्परेचर बियॉन्ड इंडिविजुअल स्टेज ऑफ सुपर हीटेड स्टीम शुड बी नॉट एक्सीड परमिसिबल वैल्यू। इससे ज़्यादा हमको सुपर हीटर को ज़्यादा परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा चलानी नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर पे यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग को फ्रॉम लाइट अप टू 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रम प्रेशर व्हेन बॉयलर फील्ड, ठीक है। विथ कूल्ड वाटर कितना डिग्री का होना चाहिए 40 डिग्री पर सेंटीमीटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, और ये पानी आपका कितना 90 मिनट तक जाने चाहिए कोल्ड वाटर। नेक्स्ट है फ्रॉम 2 kg टू 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 30 मिनट में जाना चाहिए, 10 से 35 मिनट में जाना चाहिए, और 30 टू 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 30 मिनट में आपका प्रेशर राइज होनी चाहिए। फ्रॉम 70 टू फुल प्रेशर विथ लोडिंग 45 मिनट में आनी चाहिए। मतलब टोटल अगर आप देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 घंटे का समय आपको लगना चाहिए लाइट अप टू फुल्ली ऑपरेशन आने तक मिनिमम, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हुआ होगा तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और हमारे लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए YJ सक्सेस ट्रैक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट आप लाइव क्लासेस का आनंद लीजिए।